तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। और उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज कोरोना से हटकर दिल्ली में कुछ घंटों के लिए काफ़ी हलचल थी और उसकी वजह थी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन। दोपहर बाद करीब 3:30-4 के दरमियान अचानक एक खबर उड़ी कि छोटा राजन की मौत हो गई। अभी हाल में एक और डॉन शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में मौत हुई थी कोरोना से, आपको वो खबरें भी बताई थी लास्ट सैटरडे को। और शहाबुद्दीन कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद उसको दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ दिनों के बाद शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत हो गई। उसी दौरान मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि छोटा राजन भी इस वक्त एम्स में एडमिट है, भर्ती है। दरअसल छोटा राजन को जब 2015 से इंडोनेशिया से लेकर आया गया था यहाँ पर, तभी से वो तिहाड़ जेल में है और तिहाड़ जेल से उसको बाहर कभी निकाला नहीं गया थ्रेट की वजह से, और लगातार उसको अलग हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया। लेकिन इसी दौरान में चूंकि तिहाड़ में बहुत सारे लोग हैं और एक बात ये हो सकती है कि छोटा राजन बिल्कुल अलग सेल में तन्हा अकेला, तो कोरोना कैसे हुआ। तो जब तिहाड़ के जो मुलाजिम होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं या सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, खाना देने या बाकी चीज़ों के लिए आपको किसी न किसी के संपर्क में आना पड़ता है। तो तिहाड़ जेल ऑफिशियल का यही कहना था कि ऐसे ही वहाँ के इंटरनल कुछ लोगों के संपर्क में आने से छोटा राजन को कुछ ऐसे सिम्टम हुए जिससे लगा कि कोरोना है। और ये बात है 15 अप्रैल के बाद की। तो 1-2 दिन तो देखा गया, मॉनिटर किया गया, फिर उसके बाद छोटा राजन का कोरोना टेस्ट हुआ। 20 अप्रैल को 20 अप्रैल को रिपोर्ट आई RT-PCR की, और इस रिपोर्ट में पता चला कि छोटा राजन को कोरोना है। तो 20 अप्रैल को ये खुलासा हुआ कि छोटा राजन को कोरोना है। इसके बाद 20 से 21 अप्रैल तक छोटा राजन तिहाड़ में ही रहा, उसी बैरक में रहा। जो कोरोना के लिए ज़रूरी गाइडलाइंस थे, जो इलाज के लिए, वो तिहाड़ जेल ऑफिशियल लगातार मुहैया करा रहे थे। लेकिन 22 अप्रैल को छोटा राजन की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी, सांस लेने में दिक्कत आने लगी। और जब देखा ये कि तिहाड़ जेल के डॉक्टर ने, तो उन्हें लगा कि थोड़ी हालत ठीक नहीं है। इसी के बाद कायदे से तिहाड़ जेल जो ऑफिशियल एफिलेटेड है वो DDO हॉस्पिटल के साथ है, लेकिन DDO हॉस्पिटल में भी बहुत मारामारी है। तो उस वक्त, और एक तो छोटा राजन की सिक्योरिटी का भी इशू था क्योंकि उसे लगातार थ्रेट है और इसीलिए उसको तिहाड़ में बिल्कुल तन्हा अकेला रखा जाता है। दाऊद गैंग से उसे खतरा है, दाऊद गैंग के बहुत सारे लोग तिहाड़ जेल में हैं। कुछ ऐसे भी थे जो DDO हॉस्पिटल में भी एडमिट थे। तो तिहाड़ जेल ऑफिशियल को लगा कि DDO हॉस्पिटल उतना सेफ नहीं है, और इसी के बाद ये तय हुआ कि उसे एम्स में एडमिट कराया जाएगा। तो फिर सरकारी लेवल पर बातचीत हुई क्योंकि एम्स में भी हालत ठीक नहीं थी, बेड खाली नहीं था। लेकिन उसके बाद ले जाया गया और 22 अप्रैल को छोटा राजन को तिहाड़ से निकालकर एम्स में भर्ती किया गया। एम्स में भर्ती करने के बाद उसकी तबीयत अगले 1-2 दिन तक ठीक नहीं थी। उसे लगातार ऑक्सीजन पर रखा गया, ICU में रखा गया, और वहीं उसका इलाज चल रहा था। तो 22 अप्रैल से छोटा राजन लगातार एम्स में था। अभी 3 दिन पहले 4 अप्रैल को छोटा राजन की तबीयत में कुछ सुधार हुआ, तो उसे ICU से शिफ्ट कर दिया गया। ICU से शिफ्ट करने के बाद ऑक्सीजन की भी उसको अब ज़रूरत कम पड़ने लगी, तो वो रिकवर कर रहा था। लेकिन आज उसकी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी थी, तो उसे कुछ देर के लिए ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया एम्स में, और यहीं से ये खबर उड़ी कि छोटा राजन की मौत हो गई है। बहुत सारे चैनल पे भी चले, बहुत सारे वेबसाइट पे भी चले, और उसी में फिर हम सब लगे रहे। अब एक रिपोर्टर के तौर पे आपके जितने सोर्सेज हैं, इसी वक्त ये इम्तिहान होता है कि आप अपने सोर्सेज से पता करें। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि रिपोर्टिंग बहुत चैलेंजिंग है। आप स्पॉट पे जा नहीं सकते। आम दिन होता तो एम्स के अंदर घुस के खबर निकाल सकते थे, लेकिन अभी अस्पताल के अंदर जाना भी मुश्किल है, रिस्की भी है। तो अब आपको फ़ोन के ज़रिए अपने सोर्स को खंगालना है और सही खबर निकालनी है। और दूसरी तरफ ये भी है कि कई चैनल लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ भी चला रहे हैं कि छोटा राजन की मौत हो गई, लगातार चलती रही खबर। आपके बॉसेस का भी आपके ऊपर प्रेशर है कि बाकी चैनल चला रहे हैं वो मर चुका है, तुम कह रहे हो ज़िंदा है। ये तो आप इसमें ऐसे में हमेशा तनाव दबाव में आ जाते हैं। और रिपोर्टिंग की एक खूबसूरती भी है कि आपको हमेशा प्रेशर में इस तरह से जब चीज़ों करनी पड़ती है, हैंडल करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। कई बार आप सही होते हैं, कई बार किस्मत साथ नहीं देती तो आप गलत भी होते हैं, आप पीछे रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब जितने भी सोर्सेज थे, चाहे वो तिहाड़ जेल में हो या फिर एम्स में हो या फिर डॉक्टर हों या एम्स के अंदर कुछ और अपने सोर्सेज हों, उनसे आप खबरें निकालते हैं।
या पुलिस में हो। अब चूंकि छोटा राजन का ताल्लुक दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल से भी है जो सारी चीज़ें देखती है, और स्पेशल सेल की टीम भी जो है उस वक्त शायद राजन को लेने जो गई थी उसमें एक दो लोग शामिल थे, तो उनके ज़रिए भी अब खंगालना शुरू किया गया। इस दौरान में जब एम्स में छोटा राजन भर्ती, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन को तैनात किया गया था। कहते हैं कि करीब दर्जन भर से ज़्यादा सिक्योरिटी पर्सनल उसकी सिक्योरिटी में रखते थे वहाँ एम्स में भी, क्योंकि एम्स में भी ख़तरा था, तो कोई और उससे मिलने ना आए, मिल ना सके। हालांकि कोविड पेशेंट वैसे ही आइसोलेट होते हैं, लेकिन यहाँ छोटा राजन की बात थी, तो दिल्ली पुलिस 3rd बटालियन की ड्यूटी थी कि वो छोटा राजन की एम्स में निगरानी करे। ये भी था कि वो भाग ना जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। इसी दौरान में जब पता किया तो पता चला कि ये खबर गलत है। छोटा राजन ठीक ठाक है, उसकी तबीयत भी ठीक ठाक है और उसकी मौत नहीं हुई है। पहले अपने सोर्सेज ने कंफर्म किया, फिर एम्स के ऑफिशियल ने कंफर्म किया, फिर एम्स के डॉक्टर ने कंफर्म किया, फिर ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर ने कंफर्म किया। इस दौरान में मैंने तिहाड़ जेल के जो डीजी हैं उनसे भी बात की। पहले उन्होंने कहा कि हमें तो इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने भी कंफर्म किया अपने लोगों के ज़रिए। और आखिर में शाम होते होते तिहाड़ जेल की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ गया कि छोटा राजन की मौत को लेके जो खबर चली है वो गलत है, फेक है, और छोटा राजन जिंदा है और ठीक ठाक है। तो कुल मिलाकर छोटा राजन एम्स में है और उसकी मौत नहीं हुई है। जो खबर चली थी वो गलत थी। ये तो रही अपडेट, आपको देना ज़रूरी था क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के मेल आए थे। और एक अच्छी बात ये भी थी कि क्राइम तक फैमिली से ही जुड़े हुए हमारे बहुत शुरुआती डॉक्टर ईशान भारद्वाज जो अलीगढ़ के हैं, इनका भी मैसेज आया और फ़ोन पे फिर मैंने बात भी की। तो इन्हें भी ये पता था कि शायद राजन मर गया है। इनके भी एम्स में सोर्स थे, और एक रिपोर्टर है कि हर सोर्स को खंगालता है, लेकिन इनके ज़रिए भी कुछ चीज़ें जानकारी पता चली। तो थैंक यू डॉक्टर ईशान भारद्वाज साहब। तो ये तो रहा राजन का अपडेट। अब आते हैं आज की खबर पर। आज मैंने सोचा कि चूँकि बहुत सारे आप लोग मेल करके पूछ रहे हैं, तो आज की कहानी कुछ र्यूमर के ऊपर। एक इधर पिछले कुछ दिनों से अचानक एक 5G नेटवर्क को लेकर और उसके रेडिएशन को लेकर और उसको कोरोना से जोड़कर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं कुछ चीज़ें। तो मैंने जितना उसमें रिसर्च किया, जितना दीपक ने इसमें हेल्प की, बाकी इधर उधर से, तो एक सोशल मीडिया पे आया था कि 5G की टेस्टिंग बंद करो, इससे मौत हो रही है। एक ये चल रहा है कि 5G की टेस्टिंग की वजह से ही ये कोरोना की दूसरी लहर आई है और इससे ये लोग मर रहे हैं, वरना कोरोना कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उस पर तर्क देने वाले ये कह रहे हैं कि ये दूसरी जो लहर आई है इसमें इंडिया में इतनी भयानक क्यों, बाकी दुनिया में इस तरह की लहर कहीं क्यों नहीं है। तो तर्क दिया गया कि इंडिया में चूँकि 5G की टेस्टिंग शुरू हुई है और इत्तेफाक से जब से ये टेस्टिंग शुरू हुई फरवरी के बाद, और उसी के बाद से ये दूसरी लहर आनी शुरू हुई, तो उन दोनों को जोड़ा गया। तो क्या 5G की टेस्टिंग की वजह से कोरोना की दूसरी लहर आई, जो बातें चल रही हैं, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से मैं बताता हूँ। एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आया जो वायरल सबसे पहले जहाँ से हुआ कि 5G की टेस्टिंग बंद करो और इंसानों को बचाओ, ये इसकी हेडलाइन थी और यहीं से बात शुरू हुई। इसमें यह कहा गया था कुल मिलाकर कि 5G जो टावर हैं और जो टेस्ट हो रहा है उससे रेडिएशन निकलता है और वो रेडिएशन हवा में मिलता है और हवा में घुलकर वो जहरीला पूरे हवा को बना देती है, और जब लोग उसी जहरीली हवा को सांस लेते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और इसी सांस लेने की दिक्कत की वजह से लोग मर रहे हैं और उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए ये कोरोना की दूसरी लहर नहीं बल्कि 5G की ये टेस्टिंग है, जिसका नतीजा है ये लहर और लोगों की मौत और इस बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन की डिमांड। क्योंकि 5G टेस्टिंग से जो रेडिएशन हवा में घुल रहा है वो हवा जहरीली हो रही है और वही हवा हम लोग ले रहे हैं, और उसकी वजह से हमें घुटन महसूस हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन चाहिए और लोग मर रहे हैं। ये है पूरी खबर। अब सवाल ये है कि क्या वाकई 5G के रेडिएशन की वजह से इस वक्त देश के हाल है? क्या ये कोरोना नहीं है, ये कोरोना की दूसरी लहर नहीं है? यही आपको समझाना है इसमें। लेकिन एक और भी तर्क दिया कि 5G नेटवर्क रेडिएशन की वजह से कई जगह पे हल्का सा करंट भी लोगों को महसूस हो रहा है, गला ज़्यादा सूख रहा है, प्यास ज़्यादा लग रही है, नाक में पपड़ी जम रही है, पपड़ी में खून दिखता है कई बार। तो ये सारी चीज़ें दलील दी गई। अब इस दलील में जो सारी चीज़ें हैं
एक और की पूरे बाकी की दुनिया में और कहीं क्यों नहीं हो रहा है। तो अब यहां पे मैं आपको इसके बारे में कुछ चीजें बताता हूं। जो 5G की टेस्टिंग है, आपको पता है 4G और 5G, ये मैं आगे बताऊंगा ये दोनों में फ़र्क क्या होता है। अभी हाल में एक फ़ैसला हुआ है और कुछ कंपनियों को 5G के लिए मंजूरी दी गई है जो इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, और इस टेस्टिंग की वजह से ये सवाल उठ रहे हैं। तो उसमें एक चीज़ जो WHO ने भी कहा है, और WHO का ये जो कहना है वो ये है कि 5G की टेस्टिंग की वजह से ऐसा कोई रेडिएशन और ऐसा कोई हवा में जहर नहीं होता जिसकी वजह से इंसान की जान जाए और इंसान मारा जाए, और इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि 5G रेडिएशन की वजह से ही कोरोना की ये दूसरी लहर आई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने अपने बाकायदा वेबसाइट पे भी लिखा है, और WHO ने इसके बारे में तर्क ये दिया है कि ये जो वायरस है ये रेडियो वेव या मोबाइल नेटवर्क के ज़रिए ट्रैवल नहीं कर सकता। ये जो वायरस होता है ये रेडियो वेव या मोबाइल नेटवर्क के ज़रिए ट्रैवल नहीं कर सकता है। WHO का ये भी कहना है कि कोविड-19 ऐसे बहुत से देशों में भी फैल रहा है इस वक्त, अभी जो भारत में है लहर, जिन देशों में 5G है ही नहीं, ना उसकी टेस्टिंग है ना उसका रेडिएशन है। तो जब वहाँ पे 5G नहीं है, उसका टेस्टिंग नहीं है, उसका रेडिएशन नहीं है, तो फिर वहाँ पे कोरोना क्यों फैल रहा है? इसको बताकर WHO ये बताना चाहता है कि इस कोरोना की लहर का 5G के रेडिएशन से कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कई जगह पर यह बात आई, और एक पिक्चर भी आई थी, आपने देखी होगी रजनीकांत की, जिसमें अक्षय कुमार वो पक्षी बने थे, रोबोट 2 करके शायद वो फिल्म थी, जिसमें ये था कि कैसे रेडिएशन का इसी मोबाइल टावर के ज़रिए पक्षियों पे असर हो रहा है। तो ये एक चीज़ तय है कि ये जो मोबाइल टावर होते हैं इसमें से एक इसकी फ्रिक्वेंसी होती है और स्पीड होता है, और वो इंसान के लिए ख़तरनाक है कि नहीं है इसको लेकर बहस चल रही है। लेकिन अभी तक की जो साइंटिफिक खोज है उसमें यह है कि मोबाइल के टावर से पक्षियों की मौत की अभी तक पुष्टि नहीं हुई कि ये उसकी वजह है, उसकी रीज़न है कि इसकी वजह से पक्षियां मर रही हैं, परिंदे मर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि इनका जो मोबाइल टेलीकॉम एंटीना है जो लगे रहते हैं, आपके हर जगह पे लगे होते हैं, उसका इतना हाई लेवल नहीं है कि वो पक्षियों को मार सके। और अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है दुनिया में किसी भी जगह से जो ये बता सके कि इन मोबाइल टावर की वजह से पक्षियों की जान खतरे में है। लेकिन इसके साथ एक और है कि ऐसा कोई डेटा तो नहीं है कि मौत हो रही है, लेकिन एक दूसरा डेटा ये बताता है कि हाँ, इन मोबाइल टावर के रेडिएशन की वजह से एक रिसर्च में ये ज़रूर सामने आया है कि इससे पक्षी अपना रास्ता ज़रूर भटक रहे हैं। मतलब इस रेडिएशन ने पक्षियों के रास्ते को भटका दिया है। आमतौर पर पक्षी आप देखते हैं सुबह अपने निकलते हैं, शाम को वापस अपने पेड़ों पे पहुंच जाते हैं, लेकिन इन रेडिएशन की वजह से पक्षी अपना घर भूल जाते हैं, यानी उनके नेविगेशन पर असर पड़ रहा है। ये एक रिपोर्ट में कहा गया है। तो ये थ्योरी गलत है कि 5G की वजह से और उसकी टेस्टिंग की वजह से जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसकी वजह से ये कोरोना की दूसरी लहर है, क्योंकि साइंटिफिक ये प्रूफ नहीं हुआ है। अब इसमें असल में दो तरह के दावे किए जा रहे हैं। एक वो है जो 5G से इंसानों का कहते हैं कि इम्यूनिटी पावर कम होती है, जो टेस्टिंग हो रही है, और इसी वजह से लोग इस कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि जो दूसरा वर्ग है वो ये कहता है कि जो 5G तकनीक है वो वायरस को फैला नहीं सकता, जो WHO ने भी कहा है कि ये रेडियो वेव इस तरह से ट्रैवल नहीं कर सकता है, और इसीलिए इस बात को पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है। एक और इसी में चीज़ आई थी, आपको याद होगा कि अभी हाल में 2-3 दिन पहले बल्कि ये बात हुई थी, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने भी ये कहा था कि लोग ज़रा सी शक के बिना पर ज़रा सा उन्हें कुछ होता है और वो सीधे CT स्कैन करा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा CT स्कैन ना कराएं, इससे कैंसर होने का ख़तरा है। ये अभी एक बयान आया था 2 दिन पहले तक कि एक CT स्कैन का मतलब होता है करीब 300 एक्सरे कराना। मतलब अगर हम आम लोग एक्सरे कराते हैं तो एक एक्सरे, 2 एक्सरे, 3 एक्सरे ऐसे सोचिए
और एक सीटी स्कैन इज इक्वल टू 300 एक्सरे। तो एक सीटी स्कैन कराने का मतलब है 300 बार एक्सरे कराना, और इससे ही कहा गया था कि इससे एक गामा रेडिएशन निकलता है जो कैंसर फैला सकता है। तो एक बात ये भी आई थी। अब सवाल ये कि ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा इस रेडिएशन और कोरोना और जो 5G की टेस्टिंग है कि कैसे असर डालती है या नहीं डालती है। साइंस का स्टूडेंट हूँ नहीं, लेकिन जो भी निकाला है रिसर्च करके, तो हम कायदे से रेडिएशन को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है आयोनाइजिंग और दूसरा है नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग रेडिएशन वो होता है जिसके तरंगों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर अल्ट्रावायलेट तरंगे जैसे एक्सरे और गामा, ये शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं और इससे नुकसान होता है, और इसीलिए कहते हैं कई बार कि आप एक्सरे ज़्यादा ना कराएं, सीटी स्कैन ज़्यादा ना कराएं, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी में भी ज़्यादा देर बैठने के लिए मना किया जाता है इन तरंगों की वजह से। दूसरी तरफ है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये वो तरंग होती है जिसकी स्पीड कम होती है, तीव्रता कम होती है, इसमें इतनी ताकत नहीं होती कि ये शरीर के साथ कोई रिएक्शन कर सके। अब नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सा होता है? तो ये होता है जैसे आप रेडियो सुनते हैं, मीडियम वेव, FM, ऑल इंडिया रेडियो टाइप, सारी रेडियो आप सुनते हैं, इसमें ये सारी तरंगें होती हैं। और इसी तरह की तरंगों का इस्तेमाल टीवी सिग्नल के लिए भी किया जाता है, जो हम आप घर में टीवी इस्तेमाल करते हैं। सेलफोन में भी 4G और 5G अब तकनीक का इस्तेमाल होता है। 4G और 5G 2G हम लोगों ने अब तक तो 4G तक इस्तेमाल किया, लेकिन अभी तक किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में ये साबित नहीं हुआ कि इसका शरीर पर नुकसान पहुंचता है। तो एक तो ये हो गया। अब सिंपल ये कि 5G की टेस्टिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। तो 5G है क्या, जो मैंने आपको शुरू में बताया? तो इसका सीधा सा मतलब अगर आम शब्दों में आपसे कहें तो ये 5G एक तरह से एक पैमाना होता है इंटरनेट की स्पीड का। जैसे 4G अब तक हम लोग देख चुके हैं। 4G के मुकाबले कहते हैं 5G की स्पीड 100 गुना ज़्यादा है। पहले 2G था, हम लोग कई चीज़ें डाउनलोड करते थे तो बफरिंग ही होता रहता था। फिर 3G आया, फिर 4G आया, स्पीड अचानक बढ़ गई, एक क्रांति आ गई, सोशल मीडिया पे क्रांति आ गई, मोबाइल की दुनिया में क्रांति आ गई। अब हम लंबी लंबी फिल्में एक साथ देख लेते हैं। लेकिन ये 4G की जब स्पीड इतनी है तो आप सोचिए कि 5G की स्पीड ये कि जो 4G की स्पीड उससे 100 गुना ज़्यादा है। तो आने वाला टाइम और कितना स्पीड का होगा ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो जब वायरलेस इंटरनेट तेज़ हो जाएगा तो बात सिर्फ सोशल मीडिया, यूट्यूब और बाकी चीज़ों की नहीं रहेगी, बल्कि बहुत सारी ज़िंदगी की और दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ पे भी ये स्पीड जो है दुनिया को बदल कर रख देगी। तो कुल मिलाकर 5G जो है वो स्पीड आपको बहुत ज़्यादा देगी, और इसीलिए दो चीज़ें होती हैं। एक ये बात चल रही है कि जो टावर हैं ये इससे नुकसान पहुंचता है। कई बार इसमें एक सच्चाई ये भी है कि जो मोबाइल कंपनियां हैं, ट्राई के तौर पे एक कानून और एक नियम बना हुआ है कि आपकी स्पीड कितनी होगी। अगर आप 4G सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, उसका एक लिमिट है, क्योंकि उस लिमिट से ज़्यादा हो तो असर पड़ सकता है इंसानों पर। तो उसकी जो तरंगे हैं उसकी स्पीड तय है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि कई ऐसे जो लोग हैं जो शिकायत करते हैं कि हमारा नेटवर्क ठीक नहीं है, मोबाइल कंपनियों को लगता है, वो क्या करते हैं कि तय जो है कानून है, जितने दायरे में आपको अपनी वो रखनी है उससे आगे बढ़ा देते हैं। अगर सपोज 50% है वो 60 कर देते हैं, और ये गलत है। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अगर एक टावर से आपको लगता है कि सर्विस कमज़ोर है, नेटवर्क कमज़ोर है, तो आप उसी इलाके में एक से ज़्यादा 2-3 टावर आप खड़ी कर दें तो शायद वो नेटवर्क ज़्यादा बेहतर हो जाए। लेकिन वहाँ पे फिर पैसे खर्च होंगे, क्योंकि आप एक जगह पे एक एंटीना लगा रहे हैं और एक ही उसी जगह पे 3 एंटीना लगाएंगे, तो ये कंपनी का नुकसान है। तो कंपनी नुकसान से बचने के लिए कई बार ऐसा चीटिंग करती है, जो रिपोर्ट नहीं हो रही, लेकिन ये मुद्दा उठा है कि वो जो उनको एक तय मापदंड दिया गया है उससे आगे जाकर वो रेडिएशन को फैलाते हैं, वो उससे आगे जाकर उसकी स्पीड बढ़ाते हैं, और जिससे कि आबो हवा पर असर पड़ता है। फ़िलहाल इंडिया में 5G की जो ट्रायल है, जो टेस्टिंग चल रही है, कुछ कंपनियों को इसकी इजाज़त दी गई है। अब ये कंपनियां कौन कौन सी हैं? एक जियो है, रिलायंस की, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है और MTNL है। तो ये कंपनियां हैं जो इस 5G टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए जो इस वक्त टेस्टिंग हो रही है
कुछ टेक्नोलॉजी की कंपनियां जो हैं, जिसमें एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और सी डॉट, इनके साथ इन्होंने टाई अप किया है और ये इन सारी चीज़ों की टेस्टिंग चल रही है। तो कुल मिलाकर ये अगर आप सोशल मीडिया पे देखें और ये कि 5G टेस्टिंग की वजह से ये कोरोना की दूसरी लहर आई, ये सिर्फ बकवास है। साइंटिफिक तौर पर ये कहीं से भी प्रूफ नहीं हुआ। ये पहली चीज़। दूसरी एक और इसी लगे हाथ याद आया तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। मेरी पूरी क्राइम तक फैमिली से रिक्वेस्ट है कि जो भी ऐसा कर रहे हैं उनको समझाएं, ये आपका भी फ़र्ज़ है, क्योंकि कोरोना से बचने का उपाय एक ही है और वो है वैक्सीनेशन। कोरोना का वैक्सीन लगाने के बाद इस बात की बेशक गारंटी ना हो कि दोबारा कोरोना नहीं होगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर कोरोना की आपने वैक्सीन लगा ली है तो कम से कम कोरोना होने के बाद भी कोरोना से आपकी मौत नहीं होगी। और ये साइंटिफिक तौर पर कहा गया है और ये सच है। तो जो लोग कोरोना की वैक्सीन लगा कर के इसके लगाने से साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, कोरोना की वैक्सीन लगाने से मौत हो जाती है, ये सब बकवास है और गलत है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने कोरोना की वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए। पहला डोज 7 मार्च को लिया था एंड सेकेंड डोज 28 अप्रैल को लिया। और पहले डोज में मुझे 5 मिनट के लिए एक कपकपी सी आई थी फर्स्ट डे, और मुझे बताया गया था, ब्रीफ किया गया था कि 48 घंटे तक इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, आपको बुखार आ जाए, हाथ पाँव में दर्द हो, तो आप उसके लिए आप डोलो ले लीजिए या क्रोसिन ले लीजिए या पैरासीटामोल ले लीजिए, इसके बाद कुछ नहीं होगा। तो वो पहली बार आया, हालांकि मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया और मुझे कोई फीवर भी नहीं आया और फिर सुबह तक ठीक था। जिस हाथ में वैक्सीन लिया था उसमें थोड़ा 1 दिन तक दर्द था। सेकेंड डोज में बिल्कुल कुछ नहीं हुआ और मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया कि सेकेंड डोज के बाद सेकेंड डोज में ज़्यादातर अभी तक कोई कंप्लेंट आई ही नहीं है कि किसी को फीवर या कुछ हुआ हो। तो मैं आपके सामने बैठा हूँ और ये मैं बता रहा हूँ कि मैंने दोनों डोज लिए, मेरी वाइफ ने भी ली है। तो आप लोग जो ऐसी र्यूमर फैला रहे हैं उनका एक तो मुंह बंद करें और उनको समझाएं कि इस वक्त कोरोना से बचने का एक ही रामबाण है, एक ही इलाज है और वो है वैक्सीनेशन। तो जैसे ही मौका मिले वैक्सीन ज़रूर लगाएं। इसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें दी गई कि कौन लोग वैक्सीन न लगाएं। जिन्हें एलर्जी की शिकायत है पहले डॉक्टर से संपर्क करें। जिन्हें किसी दवा से एलर्जी है, बुखार आ रहा हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के मरीज़ हों, ब्लड थिनर पर हैं, इम्यूनिटी को लेकर अपनी दवा ले रहे हैं, प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली महिलाएं हैं, किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग हैं, तो ऐसे लोग डॉक्टर से सलाह करें वैक्सीनेशन से पहले। लेकिन वैक्सीन ज़रूर लें, इसलिए कि वैक्सीन ही उपाय है, वैक्सीन ही बचाव है। और मेरे अपने जान, मुझे हैरत होती है, मेरे बहुत सारे ऐसे अपने जानने वाले, वो मुझे बता रहे थे कि वैक्सीन तो नहीं लेंगे चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि वैक्सीन में लोगों के बारे में पता चल रहा है कि कई तरह की र्यूमर है कि इससे वैक्सीन से नामर्दी हो रही है, वैक्सीन से हार्ट अटैक हो रहा है, वैक्सीन से जान जा रही है और पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो रही हैं। और ये सब बकवास है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। कायदे से सच्चाई यही, आप यही देखिए कि इजराइल, उसने लगभग इकलौता देश है जिसने लगभग अपनी सारी आबादी को, बच्चों को छोड़कर वैक्सीनेट कर दिया है। और इजराइल ने अपने देश को नो कोरोना कंट्री घोषित कर दिया। वहाँ कोरोना का कोई पेशेंट नहीं, अब वहाँ कोरोना से कोई मौत नहीं होती है। ब्रिटेन, अब अमेरिका को ले लीजिए, जहाँ इतने, अब तो हम लगभग दूसरे नंबर पे आ गए हैं। अमेरिका की क्या हालत थी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा वैक्सीनेट कर दिया है लोगों को। वहाँ से भी आप देख लीजिए कि क्या खबरें आ रही है। रशिया का आप ले लीजिए, वहाँ से भी यही चीज़ें। तो वैक्सीनेशन जितना ज़्यादा होगा कोरोना से आप उतना बचेंगे। और वैक्सीन लगाने के बाद कम से कम ये है कि कोरोना अगर हुआ भी तो आपकी जान नहीं जाएगी। तो इसलिए मेरी अपील है, गुजारिश है, पूरी क्राइम तक फैमिली, अपने तमाम जानने वाले, जहाँ तक आप जिसको भी जानते हैं, उनको ज़रूर कन्विंस कीजिए और बताइए कि वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, एक सिर्फ में ऐसे लोग जो वैक्सीन को लेकर तमाम भ्रम फैला रहे हैं, हिंदुस्तान के जितने भी डॉक्टर हैं, हमारा पूरा मेडिकल सिस्टम, जब वैक्सीन आया तो सरकार ने ये कहा था कि सबसे पहले फ्रंट जो वैरियर है उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और फ्रंट वैरियर कौन है? डॉक्टर, क्योंकि कोरोना का जो भी केस आएगा सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, नर्सेस के पास जाते हैं, मेडिकल स्टाफ के पास जाते हैं। तो ये तय हुआ कि उनको वैक्सीन दी जाएगी। हिंदुस्तान के हर डॉक्टर ने वैक्सीन लगा रखी है, हर नर्स ने वैक्सीन लगा रखी है। अब ये बताइए कि अगर ये वैक्सीन गलत होती, जानलेवा होती, तो कोई भी सरकार दुनिया की अपने पूरे मेडिकल सिस्टम को यूँ मौत के घाट उतार सकती है? क्योंकि अगर डॉक्टर ही नहीं है, नर्स ही नहीं होंगे, तो कोरोना का इलाज कौन करेगा? क्या इतना बड़ा रिस्क कोई ले सकता है?
तो अगर डॉक्टर, और सबसे पहले या तो ज़रा सा भी अगर खतरा या कुछ था तो आम लोगों पे ट्रायल कर लेते, डॉक्टरों को क्यों मारते? क्योंकि डॉक्टर तो ज़िंदगी बचाने के लिए हैं। कोरोना से लड़ाई में इस वक्त सबसे ज़्यादा डॉक्टर हैं जो दिन रात, कई ऐसे डॉक्टरों को मैं जानता हूँ जो सो नहीं पा रहे हैं, बैठे बैठे 1-1, 2-2 घंटे की नींद ले रहे हैं, लेकिन फिर भी मरीजों की खिदमत में लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे डॉक्टरों को सबसे पहले वैक्सीनेट किया गया और उन सब ने वैक्सीन लगाई और देखिए वो सबका इलाज कर रहे हैं। तो यहीं से कम हम लोग दूसरों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि यार जो डॉक्टर दूसरों की ज़िंदगी बचा रहे हैं, जो कोरोना के मरीजों को अपनी जान जोखिम में डालकर उनका इलाज कर रहे हैं, उन सब ने सबसे पहले वैक्सीन लगाया तो उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, उनका तो कोई खतरा नहीं हुआ। तो फिर इस तरह की भ्रम और इस तरह की चीज़ें, अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं? तो मेरी यही अपील है आप तमाम पूरी क्राइम तक फैमिली से कि ऐसे लोगों का मुंह बंद करें, उन्हें बताएं कि जान बचानी है तो वैक्सीन ज़रूर लगाएं और वैक्सीन के बारे में जो भी उल्टा पुल्टा बोले, आप लोगों का फ़र्ज़ है उसका मुंह बंद कीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोग इस बात को आगे तक ज़रूर ले जाएंगे। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।